नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जिनका सामना अक्सर सीटेट, अदर स्टेट, टेट और DSSB, KVS या NVS जैसी परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थियों को करना होता है। दोस्तों, इस संबंध में यह है चौथी वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियोस बनाकर इस विषय पर अपने YouTube चैनल पर शेयर कर चुका हूं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उससे आगे की कहानी। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। और साथ ही दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो के कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो में आगे के सवालों की दास्तान, जिसमें हम देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित प्रश्नों को और उनके जवाबों को। दोस्तों, पहले की वीडियोस में हम 45 सवालों को देख चुके हैं। आज हम 46वें सवाल से अपनी इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं और सवाल यह है कि एरिक एरिक्सन के अनुसार एक चरण का विकास ए दूसरे चरण से स्वतंत्र या असंबद्ध होता है, बी दूसरे चरण से प्रभावित होता है, सी ए तथा बी दोनों और डी दोनों में से कोई नहीं। और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है विकल्प बी। एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में दिखाया है कि मानव जीवन को जिस 8 चरणों में उन्होंने विभाजित किया है उसमें एक चरण का विकास दूसरे चरण को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है बी, दूसरे चरण से प्रभावित होता है। और जो दोस्तों दूसरा सवाल कि प्रारंभिक अवस्था में विकास ए एक ही दिशा में होता है, बी सभी दिशाओं में होता है, सी केवल एक विशिष्ट दिशा में होता है या डी धीरे धीरे होता है। और इस सवाल का जो जवाब है वह है विकल्प बी, सभी दिशाओं में होता है। दोस्तों, विकास वाली वीडियो में हमने देखा था कि प्रारंभिक अवस्था में विकास सभी दिशाओं में समान रूप से होता है और आगे चलकर ही यह एक विशिष्ट रूप लेता है। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर को हम लेते हैं। सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया में सबसे महान क्रिकेट बैट्समैन के नाम से जाना जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो शुरू से सिर्फ क्रिकेट ही खेलते थे। शुरुआत में सामान्य बच्चों की तरह वो ड्राइंग भी बनाते थे, डांस भी करते थे और दूसरे खेल भी खेलते थे। लेकिन किशोरावस्था में जाकर ही यह निश्चित हुआ कि वो उनका रुझान किस तरफ है और उन्होंने अपने रुझान को पहचाना, इसलिए वो एक अच्छे क्रिकेट बैट्समैन बने। तो इस प्रकार इस विकल्प का जो जवाब है, सवाल का जो जवाब है वह विकल्प बी है, सभी दिशाओं में होता है। इसी क्रम में दोस्तों अगला सवाल है कि क्लिक क्या है। ए किशोरावस्था में आने वाले शारीरिक परिवर्तन, बी 9 से 12 वर्ष की अवस्था में बनने वाले लड़कों के समान लिंग आधारित समूह, सी 9 से 12 वर्ष की अवस्था में लड़कियों के बनने वाले समान लिंग आधारित वर्ग, या डी किशोरों का आक्रामक व्यवहार। और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है विकल्प सी, 9 से 12 वर्ष की अवस्था में लड़कियों के बनने वाले समान लिंग आधारित वर्ग। विकास वाली वीडियो के अंतर्गत हमने देखा था कि 9 से 12 वर्ष के उम्र में जब लड़के आ जाते हैं तो वो उनमें गैंग एज की भावना आती है, जिसमें समान जो लिंग है सिर्फ लड़के लड़के वो वर्ग बन जाते हैं। और इसी तरीके का जो लड़कियों के समूह होते हैं उनको हम क्लिक कहते हैं। क्लिक का मतलब होता है लड़कियों के ऐसे लिंग आधारित समूह जिनमें लड़कों के प्रवेश के लिए कोई इजाजत नहीं होती है। तो इस प्रकार दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प सी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। एक नैतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक, प्रारंभिक अवस्था में दूसरों द्वारा सिखाया जाता है, बी बाद में इसमें व्यक्ति अपनी समझ का प्रयोग करता है, सी इसमें हम कानूनों से बंधे रहते हैं, और डी यानी 4 नैतिक विकास की प्रक्रिया में हम अंततः कानून से बंधे रहते हैं। नैतिक विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 4, सी केवल 1 और 2, डी केवल 1, 2, 3। और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है विकल्प बी, केवल 4। जब हमने लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत का अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि छठी अवस्था में आकर यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल की अवस्था में आकर
लोग कानूनों में कोई विश्वास नहीं करते, बल्कि सबसे ऊपर वो मानवता को रखते हैं और मानवता की भलाई के लिए कानूनों का उल्लंघन करने से भी वे चूकते नहीं हैं। इस प्रकार छठी अवस्था में आकर लोग कानूनों से स्वतंत्र हो जाते हैं, कानूनों के बंधन को नहीं मानते। इस प्रकार इस विकल्प का सवाल का जो विकल्प बी है केवल 4 वो इस सवाल का सही जवाब है। इसी क्रम में दोस्तों अगला सवाल है कि कैरोल गिलिगन के अनुसार लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को सही नहीं माना जा सकता क्योंकि ए इसमें कोई आयु नहीं दी गई है, बी यह अव्यवहारिक है, सी इसमें लड़कियों के लिए कोई स्थान नहीं है और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प सी है कि इसमें लड़कियों के लिए कोई स्थान नहीं है। नैतिक विकास के संबंध में जब हमने वीडियो देखी थी तो उसमें हमने इस बात का अध्ययन किया था कि लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत के लिए यूरोप के व्हाइट मेल्स को चुना था और इसमें लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं थी। इसीलिए कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिकता संबंधी सिद्धांत का प्रतिरोध किया था और लड़कियों के संबंध में उन्होंने एक थ्योरी का प्रतिपादन किया था जिसे एथिक ऑफ केयर कहते हैं। दोस्तों इसके संबंध में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है, यदि आप चाहे तो इस विषय की बेहतर समझ के लिए उसे देख सकते हैं। और इसी दिशा में दोस्तों अगला सवाल, वह प्रक्रिया जिसके कारण एक बच्चा बिल्ली को भी कुत्ता मान लेता है उसे क्या कहा जाता है? ए आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन, बी परिवर्तन या एकोमोडेशन, सी संतुलन या इक्विलिब्रेशन और डी असंतुलन या डिसइक्विलिब्रेशन। और दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए आत्मसातीकरण। पियाजे की थ्योरी के अंतर्गत हमने देखा था कि एसिमिलेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा किसी नई चीज को जब देखता है तो अपने दिमाग में पहले से बने हुए जो स्कीमा है उसकी मदद से समझने का प्रयास करता है और जब उसको पता चलता है कि ये तो कोई अलग चीज है, इससे उसके दिमाग में एक नए स्कीमा का निर्माण होता है जिसको एकोमोडेशन कहा जाता है। हमने पियाजे वाली थ्योरी के में जब इसका अध्ययन किया था तो इस बात को बहुत गंभीरता से देखा था। आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन यानी परिवर्तन दोनों में बहुत कम फर्क है। एसिमिलेशन तो वह है जिसमें हम पहले से बने स्कीमा के आधार पर कुछ भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, नई चीज़ों को, परंतु वो अक्सर गलत होती हैं। इसकी वजह से हमारे दिमाग में नए स्कीमा बनते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसने अब तक सिर्फ कुत्ते को देखा है, जो जानता है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, और जब पहली बार वही बच्चा जिसने अब तक बिल्ली को नहीं देखा है तो वो बिल्ली को देखता है तो बिल्ली को देखकर कुत्ता चिल्लाने लगता है, पर जब वो कुत्ते की आवाज़ सुनता है तो वो मानता है कि अरे ये तो कुछ और है और उसके दिमाग में बिल्ली नाम का एक नया स्कीमा बन जाता है। जब तक वो बिल्ली को देखकर कुत्ता मानता है तब तक इसको आत्मसातीकरण कहा जाता है, एसिमिलेशन। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में बिल्ली नाम का एक नया स्कीमा जुड़ता है तो ये एकोमोडेशन बन जाता है। दोस्तों इस बात को समझने के लिए आप YouTube चैनल पर, मेरे YouTube चैनल पर मैंने पियाजे से संबंधित जो वीडियो बनाई हुई है आप उसको देख सकते हैं, तब आप इसकी बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों कि बालकों के विकास के लिए निम्न में से किस विद्वान ने अपने सिद्धांत में सांस्कृतिक तत्वों को विशेष महत्व दिया था? और इसके जो जवाब हैं वो हैं ए वाइगोस्की, बी पियाजे, सी बेंडुरा या डी एरिक्सन। और दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए वाइगोस्की। रूस के विद्वान वाइगोस्की ने बच्चों के विकास के लिए सांस्कृतिक तत्वों को और एडल्ट्स को बहुत महत्वपूर्ण माना था। इसीलिए संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से इन सब विद्वानों में सबसे ज्यादा वाइगोस्की के साथ जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों अगला सवाल कि निम्न में से किस विद्वान का मानना था कि जब सी तथा आर के बीच छोटा आर आ जाता है तब सीखना होता है? ए पेवलोव, बी स्किनर, सी बेंडुरा या डी थॉर्नडाइक। इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है विकल्प बी स्किनर। बी.एफ. स्किनर का मानना था कि जब हम सी और आर के बीच स्मॉल आर यानी कि रीइंफोर्समेंट को शामिल कर देते हैं तब सीखना बेहतर तरीके से होता है और सीखने की दर बढ़ जाती है। इसके लिए जिस सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था उसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं इस विषय की बेहतर समझ के लिए। दोस्तों अगला सवाल कि इनमें निम्न में से किस विद्वान का मानना था कि जब हम दूसरों को देखकर कुछ सीखना चाहते हैं तब हमें अपनी क्षमता यानी एफिकेसी का ध्यान रखना चाहिए? और इसके विकल्प है ए बेंडुरा, बी एरिक्सन, सी पेवलोव और डी स्किनर।
और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है विकल्प ए, बेंडुरा। बेंडुरा साहब ने अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में दिखाया था कि हम समाज में दूसरों को देखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं, और अक्सर यह होता है कि जब हम दूसरों को देखकर सीखना चाहते हैं तो अक्सर हम दूसरे लोगों को बिना देखे अपनाने की कोशिश कर लेते हैं, अपना मॉडल बना लेते हैं। बेंडुरा साहब का यह मानना था कि एक बेहतर शिक्षण के लिए, सीखने के लिए यह जरूरी है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या घटना को अपना आदर्श बनाएं और उसको अपनी प्रोत्साहन का माध्यम बनाए, तब हमें अपनी क्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में हम ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं। इसीलिए बेंडुरा इस सवाल का सही जवाब है, और इसके लिए भी मैंने दोस्तों अपने YouTube चैनल पर वीडियो बनाकर शेयर की हुई है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों एक कदम और आगे बढ़कर देखते हैं अगला सवाल। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत एक शिक्षक की सबसे कम भूमिका क्या होनी चाहिए? ए, संतुलन बनाना, बी, सबको मौका देना, सी, प्रोत्साहित करना, या डी, प्रश्न पूछना। और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है डी, प्रश्न पूछना। बाल केंद्रित शिक्षा का अभिप्राय एक ऐसी शिक्षा होता है जिसमें बच्चों के अनुभवों को महत्व दिया जाता है और बच्चों को मौका दिया जाता है कि वे अपने अनुभवों को कक्षा की परिचर्चा का हिस्सा बनाएं। इस बात के लिए भी मैंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो बनाकर शेयर की हुई है। एक वीडियो में इसके तत्वों का वर्णन है और दूसरी वीडियो में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में भी देखा है, जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लिया गया था। तो दोस्तों आप इस विषय की बेहतर समझ के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल, बाल केंद्रित शिक्षा के निम्नलिखित पर बिंदुओं पर विचार कीजिए। यह पद्धति बालकों के अनुभवों पर जोर देती है। 2, इस पद्धति में मानवतावादी दृष्टिकोण की अवहेलना की गई है। सी, यह पद्धति रटने से ज्यादा बालकों के अनुभवों पर जोर देती है। और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? इसके विकल्प हैं ए 1, बी 1 और 2, सी 3 या डी 1 और 3। और इस प्रश्न का जो जवाब है दोस्तों विकल्प डी, वह इसका सही जवाब है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा कभी भी मानवतावादी दृष्टिकोण की आलोचना नहीं करती है, बल्कि यह पूरी तरीके से उसको अपनाकर चलती है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही है मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित वह शिक्षा पद्धति जिसमें बच्चों के अनुभवों को महत्व दिया जाता है। इसके ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है, अपने YouTube चैनल पर शेयर की हुई है, आप उसे देख सकते हैं। इसी दिशा में दोस्तों अगला सवाल कि एक शिक्षक के रूप में अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत का अध्ययन हमें क्या मदद पहुंचा सकता है? ए, यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। बी, यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज में सभी लोग अलग हैं। सी, यह सिद्धांत हमें कक्षा में व्यक्ति विभिन्नता को समझने में मदद करता है। और डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प सी है कि यह सिद्धांत हमें कक्षा में व्यक्ति विभिन्नता को समझने में मदद करता है। हालांकि इस सिद्धांत के जो विकल्प, इस प्रश्न में जो 3 विकल्प दिए हुए हैं ए, बी, सी, तीनों सही हैं, परंतु प्रश्न में हमें शिक्षक के रूप में पूछा गया है और शिक्षक के रूप में हम इस सिद्धांत के अनुसार अपनी कक्षा में बच्चों के बीच व्यक्ति विभिन्नता को समझ सकते हैं, क्योंकि एक उनकी आवश्यकताएं उनमें अंतर को, परिवर्तनों को या विभिन्नताओं को जन्म देती है। तो एक शिक्षक के रूप में यह हमारे लिए इस प्रकार महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से हम अपने बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकते हैं। इसी दिशा में दोस्तों अगला सवाल है कि हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत हमें शिक्षक के रूप में किस प्रकार मददगार है? ए, सभी लोग बुद्धिमान हैं लेकिन उनकी बुद्धि का क्षेत्र अलग हो सकता है। बी, सभी विद्यार्थियों को सिखाने की विधि एक नहीं हो सकती। सी, जब सभी विद्यार्थी अलग हैं तो उन्हें एक साथ एक ही कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता। और डी, इससे हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों वैसे इस सवाल के जो सभी विकल्प है वो सही है, परंतु हमें क्योंकि एक शिक्षक के रूप में इस बात को चुनना है कि हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत हमें किस प्रकार मदद पहुंचाता है, तो इसका जो सबसे सटीक जवाब है वह विकल्प बी है, क्योंकि हम एक बाल केंद्रित शिक्षा में सभी बच्चों को समान एक साथ लेकर पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ उनमें जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। और हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत हमें यह बताता है कि हर इंसान बुद्धि के हिसाब से अलग है, उसकी बुद्धि का दायरा अलग है। इसीलिए उन सभी विद्यार्थियों को एक ही विधि द्वारा नहीं सिखाया जा सकता है, बल्कि उन्हें अलग अलग विधियों के द्वारा सिखाया जा सकता है। इस बात को हम हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से समझ सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है, अपने YouTube चैनल पर शेयर की हुई है, आप बेहतर समझ के लिए उसे देख सकते हैं।
दोस्तों अगला सवाल है कि कोपिंग की विभिन्न विधियों का अध्ययन करके हम जान सकते हैं ए व्यक्ति विभिन्नता, बी स्वस्थ व्यक्तित्व, सी सिगमंड फ्राइड को या डी व्यक्तित्व को। और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है ए व्यक्ति विभिन्नता। सिगमंड फ्राइड ने अपने पर्सनैलिटी संबंधित कार्यों में जो दिखाया था वो उसने व्यक्तिगत विभिन्नता को दिखाया था और इसके माध्यम से उन्होंने पर्सनैलिटी के 3 फैक्टर्स का वर्णन किया था, इड, ईगो और सुपर ईगो। और इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि एक कक्षा में हमारे सामने जो बच्चे आते हैं वो सब इस रूप में भी अलग है, क्योंकि उनको अपनी टेंशन का सामना करने की जो विधि है अलग अलग है। इस प्रकार हम उनको समझ सकते हैं कि कौन सा बच्चा आसानी से दिक्कतों का सामना कर लेता है, कौन ज्यादा टेंशन में आ जाता है, ताकि एक शिक्षक के रूप में हम यह भूमिका भी बेहतर तरीके से निभा सकें। दोस्तों अगला सवाल कि चंकिंग से आप क्या समझते हैं? ए शिक्षण की विधि, बी रट्टा मारना, सी चबाना या डी टुकड़ों में बांटना। और इस सवाल का जो सही जवाब है वह है डी टुकड़ों में बांटना। लर्निंग प्रोसेसिंग थ्योरी के अंतर्गत हमने जाना था कि जब हमारी सेंसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई बात आ जाती है तो हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको पहुंचाने के लिए टुकड़ों में बांटकर उसको याद करते हैं व्यवस्थित तरीके से, और यहाँ शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ दोस्तों वह विकल्प डी टुकड़ों में बांटना है। और इसी संबंध में दोस्तों अगला सवाल कि वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की बात की जाती है, जिसका अर्थ है ए सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना, बी बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ाना, सी पारंपरिक बंधनों को तोड़कर नई शिक्षा देना या डी कहा नहीं जा सकता। और इस सवाल का जो विकल्प है सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना, ए वह बिल्कुल सही जवाब है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत इस मान्यता पर कार्य करता है कि हमें सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना चाहिए। और समावेशी वाली शिक्षा वाली वीडियो के अंतर्गत हमने देखा था कि एक कक्षा में सामान्य तौर पर 6 प्रकार के विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन सारे विद्यार्थियों को हमें एक ही कक्षा में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं अगर हम उनको भी इसी कक्षा में पढ़ाएं तो वो आसानी से समाज में संतुलन स्थापित कर सकते हैं, समाज में समाहित कर सकते हैं अपने आप को। तो अगर ऐसा होता है कि हम उनको शुरू से ही अलग स्पेशल स्कूल में पढ़ाते हैं तो आगे जब हम उनको समाज का हिस्सा बनाते हैं तब दिक्कत होती है। इसीलिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस मान्यता पर कार्य करती है कि जब बाद में उन्हें समाज का हिस्सा बनाया जाना है तो शुरुआत से ही उनको समाज का हिस्सा बनाकर पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प ए है, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित यह चौथी वीडियो थी, जिसमें हमने सी-टेट और दूसरे राज्यों की टेट परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बाल विकास तथा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखा है। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, परंतु यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कीजिए। और साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ चैनल को शेयर करें, ताकि उन तक भी यह मदद पहुंच सके जो इस दिशा में कार्य करना चाहते हैं। और दोस्तों ऐसी ही दूसरी वीडियोस के लिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।